नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। हमने एक लेक्चर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर 5 क्लास 10th का। उसकी एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 में जो टॉपिक बनता है उसको डिस्कस करेंगे। अगर समय मिलता है तो हम क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसी को हम nth टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो फॉर्मूला था हमारा an is equals to a plus n minus 1 into d। इसी फॉर्मूले को हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, इसी को nth टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चंस में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है कि एक एपी दे देगा हमें और हमसे कहा जाएगा फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी या 50th टर्म ऑफ द एपी या कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे बेसिकली हमें चार चीजें नजर आ रही होंगी। नंबर 1 पे an, फिर नजर आ रहा होगा आपको a, फिर नजर आ रहा होगा n और फिर नजर आएगा d। ये चार चीजें हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चार चीजों में से हमें कोई 3 टर्म्स गिवन मिलेंगी और जो 4th टर्म होगी वो हमसे पूछी जाएगी। मतलब 4 पार्ट हैं ये, इनमें से कोई 3 की वैल्यू हमें दे दी जाएगी और चौथे की पूछी जाएगी वैल्यू, जिसे हमें ढूंढना होगा। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे हमें एक एपी दी हुई है, एपी है हमारी जैसे 2 7 12 एंड सो ऑन। इस एपी के अंदर हमसे पूछा गया है कि 10th टर्म फाइंड आउट करिए, फाइंड द 10th टर्म। अब आपको फॉर्मूला पता है, इसमें कुछ टर्म्स भी गिवन हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें ये ढूंढना है कि क्या निकलवाया गया है और क्या डेटा हमें अवेलेबल कराया गया। देखो अब 10th टर्म पूछी है ना, जब 10th टर्म पूछी है मतलब a10 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ पे n ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कितना है, 10 है। फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होती है, जो शुरुआत में देखिए वो हमारी फर्स्ट टर्म। तो a हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। d हमने निकालना सीख ही लिया है, पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से सीखा था कि d कैसे निकालते हैं। तो d हम खुद से निकाल सकते हैं। कैसे? a2 माइनस a1 से। a2 कितना है 7, माइनस 2 करो कितना आएगा 5। एक बार और निकाल के देखो, a3 माइनस a2 करके, a3 कितना है 12, a2 7, अगेन कितना आएगा 5। तो d हमारा फिक्स हो गया कितना 5। हमारे को चाहिए an, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। बस फॉर्मूले में सिंपली पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो, हमें a10 निकालना है। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2 आई थी, 2 रख दो यहाँ पे, प्लस n 10 गिवन है माइनस 1। d कितना आया था हमारा 5 आया था, तो d की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल देंगे हम। तो a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, 9 इंटू 5 45। 45 में जैसे ही 2 ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 47। इसमें a10 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 47। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में आपको an की वैल्यू गिवन और आपसे n पूछ लिया जाए। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उन सबको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चीज को देख लीजिए एक बार, फिर एक एग्जाम्पल और पिक करते हैं। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जो देखने को मिलता है वो इस तरीके का देखने को मिलता है। हमें हमसे कह दिया जाता है फाइंड द
नंबर ऑफ मल्टीपल्स of 3 from 1 to 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक 3 के कितने मल्टीपल्स बनेंगे ये हमसे पूछ लिया जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जो 3 की टेबल पे आते हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15। ये कब तक चलेगा? 100 तक, लेकिन 100 तो 3 की टेबल पे नहीं आता है, तो 100 से जस्ट बिलो हम वो नंबर ढूंढते हैं जो 3 की टेबल पे आता है। तो हमें पता है 99 3 की टेबल पे आता है। तो ये हमारी एक एपी तैयार हो जाती है। एपी कैसे बन गई? 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 99। अब हमें पूछा क्या क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स। जैसे ही हमसे पूछ लिया गया नंबर ऑफ मल्टीपल्स के बारे में, तो सीधी सी बात है हमसे इस बार ए एन ना पूछकर एन पूछा जा रहा है। और हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? 3। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट टू 100 का मतलब था 1 से 100 के बीच में। अब 1 तो 3 की टेबल पे नहीं आता है, सबसे पहली टर्म जो 3 की टेबल पे आती है वो है 3, और जो सबसे लास्ट आएगी 100 से जस्ट नीचे, 100 से जस्ट बिलो, वो होगी 99। तो ए हो गया 3। जो लास्ट टर्म होती है मैंने बताया था वो होती है हमारी ए एन। तो ए आ गया हमारे पास, ए एन आ गया। अब क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं तो इनका जो गैप है वो 3 से बढ़ रहा है, तो गैप हो गया 3, यानी कि डिफरेंस हमारे पास आ गया 3। हमें बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज पिक करनी है और इस फॉर्मूला में प्लेस कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे प्लेस करना है। ए एन निकालना है हमें, नहीं ए एन गिवन है, सॉरी ए एन गिवन है कितना? 99 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू भी गिवन है 3 प्लस n हमें नहीं पता है, n हमें ढूंढना है, तो n-1। d की वैल्यू गिवन है कितनी? 3। अब क्या करो, ये जो 3 है इसको इधर लाके माइनस कर दो, तो 99 माइनस 3 हो जाएगा, उधर बचेगा n-1 इंटू 3। तो 99 में से 3 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 96, उधर बचेगा n-1 इंटू 3। ये 3 जो मल्टीप्लाई में है अपोजिट में आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 96 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n-1। 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू n-1। अब ये जो -1 वाली टर्म है इधर आके ऐड हो जाएगी, तो ये 32 प्लस 1 बनेगा, उधर बचेगा n, तो 33 इज इक्वल्स टू n। ये हमारा आ गया n का वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पे 33 मिली। एक रिमार्क में चीज याद रखना आप लोग, रिमार्क के लिए, वो क्या? n विल ऑलवेज बी n होल नंबर, या फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, विल बी अ नेचुरल नंबर। मतलब जो n की वैल्यू आएगी ना, वो ना तो कभी फ्रैक्शन में आ सकती है, ना कभी डेसिमल में आ सकती है, वो एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो n हमेशा क्या रहने वाला है? एक नेचुरल नंबर रहने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आती है, लाइक नेगेटिव आ गई, फ्रैक्शनल आ गई, या फिर कुछ भी आएगी, तो वो हमारी एपी फॉर्म नहीं होगी। ये क्यों होता है ऐसा? देखो कभी भी आप नोट करेंगे, जैसे आप काउंटिंग करने लगते हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास में 22.5 बच्चे हों, 23.5 बच्चे हों? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो 22 बच्चे होंगे या फिर 23 बच्चे होंगे। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी क्लास में माइनस में 5 बच्चे बैठे हैं? तो इस तरीके से हमें पता चला कि n की जो वैल्यू आएगी वो ना तो कभी नेगेटिव आएगी, ना कभी फ्रैक्शनल आएगी, ना कभी वो रूट वगैरह में आ सकती है। तो n हमेशा क्या रहने वाला है? एक नेचुरल नंबर रहने वाला है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारी क्या क्या
किस किस टाइप के क्वेश्चंस एपी में इस फॉर्मूले पे बनते हैं। तो एक बार इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वरना इसको इरेज करते हैं। अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको 2 टर्म्स दे दी जाती हैं और बाकी टर्म्स में से कोई भी टर्म नहीं गिवन होती, फिर आपसे किसी थर्ड टर्म को पूछा जाता है निकालने के लिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म हमारी 5 है एंड सेवेंथ टर्म इज 9, सेवेंथ टर्म इज 9 और आपसे कहा क्या गया है कि हमें वो एपी डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन द एपी। यानी कि हमें इस एपी को आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी कौन सी बनेगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है A3 और सेवेंथ टर्म का मतलब A7। अब थर्ड टर्म का मतलब क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां हम 3 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 2d मिलेगा। और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 5। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब ऐसे ही सेवेंथ टर्म पे आ जाओ, जब A7 आप निकालेंगे तो आपका A7 क्या बनेगा, a प्लस 6d और a प्लस 6d की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू 9 डाल दो और इसको बनाओ इक्वेशन सेकंड। अब आपने ऑलरेडी ये चीजें सीख रखी होंगी कि जब 2 लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस चीज को बड़े इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स को हम चेंज करते हैं और फिर इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ पे a है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस के 2d है माइनस के 6d है, तो माइनस के 4d हमारे पास बचेंगे और यहाँ से माइनस के 4, माइनस से माइनस कटेगा, d की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 4/4। जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो d का वैल्यू हमें मिल गया 1। अब d का वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में रखते ही हमें क्या मिल जाएगा, a। और हमने सीखा था कि AP के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक जो पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो हम AP को खुद से भी बना सकते हैं। तो D तो हमें मिल गया, अब फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू प्लेस हम कर देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, a प्लस 2d की जगह 1 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई 3। आपकी a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, बस AP आपको बनानी है। तो AP में फर्स्ट टर्म तो a ही होता है, दैट इज कितना आया है 3। अब d है 1, यानी कि 1 से बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म 4 होगी, उससे नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब इसमें चेक करो क्या थर्ड टर्म 5 आ रही है, देखो इन्होंने बोला था थर्ड टर्म कितनी है 5, तो थर्ड टर्म 5 बन रही है। ऐसे ही सेवेंथ टर्म 9 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवेंथ टर्म 9 बन रही है, बिल्कुल बन रही है, यानी कि हमारी AP फॉर्म हो चुकी है। हमें सिर्फ 2 टर्म्स दी गई थी, इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करके हमने अपनी AP खुद से तैयार कर ली। चलो कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें एक टर्म गिवन होती है और हमें चेक करना होता है कि क्या वो टर्म गिवन AP के अंदर एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। जैसे एक एग्जांपल है, चेक इफ 301 is a term of the given AP। AP क्या गिवन है हमें, 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन।
ये हमें AP गिवन है। अब चेक करना है कि क्या ये टर्म किसी एक पॉइंट पे जाकर इसमें आएगी या फिर नहीं आएगी। तो अगर हमें ये चेक करना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेंगे और चेक करते हैं। अब ये टर्म हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, तो an कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 301, क्योंकि हमें तो इसी ही चेक करना है। a कितना गिवन है, ऑलरेडी है हमारे पास 5, और जब आप d निकालेंगे 11 - 5 तो आपके पास आएगा 6। n गिवन नहीं है। अगर हम कैसे भी करके n की वैल्यू नेचुरल नंबर फाइंड कर लेते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है, और एल्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैल्यूज डाल के देखते हैं फॉर्मूला के अंदर। an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d। an की जगह आ गया 301, a की जगह आ जाएगा हमारा 5 प्लस n की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है और d की जगह आ गया हमारा 6। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 200 में से 4 जाएंगे, दैट इज 296। इधर बचा n - 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। इस तरीके से उधर बच जाएगा n - 1। 6 की टेबल पे चेक करो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, चेक करते हैं। 6 4 जा 24, बचेगा 56, 6 9 जा 54, 2 रिमाइंडर बचा इज इक्वल टू n - 1। -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52/6 इज इक्वल्स टू n। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि n कभी भी क्या नहीं हो सकता है, इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल में वैल्यू आ रही है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये पॉसिबल नहीं है तो ये टर्म इसके अंदर आती ही नहीं होगी, तभी तो ऐसा हुआ। तो हम क्या कहेंगे, 301 इज not a term of the given AP। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि कोई टर्म AP के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। आप एक बार चेक कर लो। इसको इरेज करते हैं, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 8 है आपके सामने। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। AP गिवन है एक, AP क्या गिवन है 10 7 4 so on up to -62। अब इस AP के अंदर हमसे कहा गया है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। पीछे से हमें 11th टर्म ढूंढनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले चेक करते हैं a कितना गिवन है हमारे पास। a गिवन है 10, d कितना गिवन है, आप जब 7 - 10 करेंगे तो आपको मिलेगा -3। कैसे, 7 - 10 आपको करना है। an कितना गिवन है, -62। n हमें नहीं मालूम n कितना है। अगर हम कैसे भी करके इस n को ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा पीछे से चेक करना कि 11th टर्म क्या बनेगी। तो सबसे पहले इस n को ढूंढते हैं, फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज को। -62 इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d। ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस के 72 बनेगा, उधर हो जाएगा n - 1 इंटू -3। -3 अपॉन में आएगा तो -72 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n - 1। माइनस से माइनस कटा, 3 से कट जाएगा 24 पे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 24 प्लस 1, दैट इज n की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब n की वैल्यू 25 आई है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो आ गई है 25। अब पीछे से 11th हमें ढूंढनी है। जब पीछे से 11th ढूंढनी होती है तो हमें निकालना है an - 11। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब जैसे ही आप an - 11 निकालने चलेंगे ना तो यहाँ पे हम 11 ना लेकर के 10 लेते हैं।
एक टर्म कम लेनी होती है। यही एक डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है। तो हम निकालेंगे ए n माइनस 10। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया होता 30th टर्म निकालिए 11 की जगह, तो हम n माइनस 13 नहीं लिखते, हम लिखते n माइनस 12, एक कम करके लिखना होता है। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। अब टोटल कितनी टर्म्स हैं? 25 माइनस 10 करो, तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है? A15 निकालना है। A15 का मतलब क्या होता है? A प्लस 14D। A की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 प्लस 14, D की वैल्यू कितनी गिवन है? -3। तो यहाँ से मिलेगा 10 माइनस 42। जब आप चेक करेंगे आंसर आएगा -32। तो इस तरीके से आपकी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाती है -32। इसी को हम आगे से अगर देखें तो ये 15th टर्म है, लेकिन पीछे से चेक करेंगे तो हम क्या मिलेगी? हमें -32। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 9। उसमें क्या दिया गया है? ए सम ऑफ ₹1000 इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो किया गया ₹1000, किस रेट पे? 8% पर एनम। और कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे ही हमने ये एपी का चैप्टर शुरू किया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो वो कभी भी एपी नहीं बनती, और अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो हमेशा एपी बनेगी। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है तो मतलब हमारी एपी तो बनेगी। अब आगे क्या दिया गया है? At the end of each year, calculate, do these interest form an AP? क्या ये AP बनाते हैं? Of course ये AP बनाते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। If so, find the interest at the end of 30 years. हमसे क्या पूछा गया? 30 साल के बाद। तीस साल के बाद इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो देखो, सबसे पहला काम यह है कि हमें दिखाना है एपी बनेगी। जब एपी बनती है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आप निकालिए, इजीली निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था PRT अपॉन 100। PRT का मतलब है प्रिंसिपल रेट टाइम, और इसमें वैल्यूज आपको प्लेस कर देनी है। तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप किसके लिए निकालिएगा? सेकेंड ईयर के लिए निकालना, फिर थर्ड ईयर के लिए निकालना। आप क्या नोटिस करेंगे? जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो हर बार इक्वल आएगा। कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं 1000 रुपीज पे 8% से 1 ईयर के लिए, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 80। अब ये 80 रुपीज हर साल ऐड होते जाएंगे, और कितने साल तक ऐड होंगे? 30 साल तक ऐड होंगे। तो हमें बेसिकली A30 निकालना है। 30 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा? A प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है यहाँ पे हमारा? 30, और d कितना आया है? 80। सॉल्व करते हैं। 1000 प्लस 30 में से 1 जाएगा, 29 इंटू 80 हो जाएगा। आप ऐड करेंगे ऐसे 1000 प्लस 0 की 0, 8 9 सा 72, 7 कैरी, 8 2 सा 16 एंड 7 23। ये हो जाएगा हमारा टोटल 3320। लेकिन ये जो 3320 आया है ना, ये वो पैसे हैं जिसके अंदर 1000 रुपीज जो इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ जिसके ऊपर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया एग्जाम में कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट बताना है, फाइंड द इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ ये पार्ट है। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2320 रुपीज का इंटरेस्ट इसमें बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल में क्या कहा गया है? इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांटेड इन ए फर्स्ट रो। इस तरीके से रोज को प्लांट किया गया है। ये फर्स्ट रो हो गई हमारी।
ये फर्स्ट रो है R1, इसमें कितने प्लांट्स हैं? 23 प्लांट्स हैं। फिर इससे नेक्स्ट रो है, उसके अंदर 21 प्लांट्स हैं। ऐसे ही करके उसमें भी प्लांट्स लगाए गए हैं। इसमें कितने रोज हैं? 21 रोज हैं। इस तरीके से इससे नेक्स्ट वाली में 19 है, वो R3 हो जाएगी। ऐसे करते करते एक टर्म ऐसी आई जिसमें कितने रोज हैं? 5 रोज हैं, राइट। तो हमें पता लगाना है कि ये टोटल कितनी रोज बनेंगी जिनके अंदर ये रोजेस को लगाया गया है। रोज, यहाँ पे रोज का मतलब है ROW, रोज, रोज का मतलब लाइन, ठीक है। और ये जो लगाए गए हैं ये है रोज, गुलाब, ROSA। तो हमें पता लगाना है कि गुलाबों की कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी कि कितनी लाइनें बनेंगी। तो n की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे देखो एक AP फॉर्म हो रही है। AP कैसे फॉर्म हो रही है? सबसे पहले कितने रोज हैं? 23, फिर 21, फिर 19। ऐसे चलते चलते रोज कहाँ तक लगाए गए? 5 तक। तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू कितनी हो जाती है? 23। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 माइनस 23 करेंगे -2 हो जाएगी। N की वैल्यू लास्ट रो में कितने रोज हैं? 5। निकालना क्या है? N। चलिए अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला के अंदर रखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी गिवन है? 23 प्लस N हमें ढूंढना है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, और D की वैल्यू है हमारी -2। अब ये 23 जो प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू -2। यहाँ से बचेगा माइनस के 18, -2 को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, उधर बचेगा N माइनस 1, माइनस से माइनस कटेगा, 2 की टेबल पे 9 पे N माइनस 1 इधर लाएंगे तो 10 इज इक्वल्स टू N। तो हमारी जो N की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10 आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन डन हो जाता है। तो रोज कितनी हो जाएंगी हमारी? 10 तक हो जाएंगी। और आखिरी रो में कितने रोजेज लगे हुए हैं? 5 रोजेज लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ से बेनिफिट उठा पाएँ। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।